बिल्कुल एंड पे आ गया, हमारे पास जस्ट 1 वीक रह गया। 24 आज है, 30 तक हम लोग यहाँ से आई थिंक शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब चीज़ों को रैप अप करना है। पहले सेशन हम लोग होलसेल के रखे, फ्रीलांसिंग के भी रखे। एक आर्बिट्राज का सेशन था जो सर्विस ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन कुछ हम नहीं जा सके थे, तो वो शुरू हो गई। तो सेशन को हम लोग रखेंगे आर्बिट्राज के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज। उसके साथ हम लोग ई कॉमर्स की थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमें अपना बिजनेस सेटअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ऑनलाइन आर्बिट्राज चीज़ क्या है? ऑनलाइन से तो समझ आ गया कि कोई चीज़ ऐसी है जो ऑनलाइन है। आर्बिट्राज किसी चीज़ को किसी रिटेलर से परचेज करके, बेशक आप किसी लोकल शॉप से परचेज करो या आप ऑनलाइन आर्बिट्राज में हम ऑनलाइन शॉप से परचेज करते हैं, ऑनलाइन रिटेलर से परचेज करते हैं और उसको एक प्राइस डिफरेंस में रख के किसी दूसरे रिटेलर पर ही सेल करते हैं। अब अमेजोन भी रिटेलर है, और अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं वॉलमार्ट की, तो वॉलमार्ट भी रिटेलर है। वॉलमार्ट से परचेज किया, ताकि उसको अमेजोन पर सेल कर दिया, ये हो गया ऑनलाइन आर्बिट्राज। Online arbitrage is a process of buying products from online retailers with the sole intention of reselling those products at a higher price for profit on another online marketplace, such as Facebook, Amazon, eBay. और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप सेल कर सकते हो, लेकिन मेन जो ऑनलाइन आर्बिट्राज का इस टाइम ट्रेंड है वो eBay पे, Amazon और Facebook पे, इन 3 जगहों पे ये मार्केटप्लेस जो है ये ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो इट्स सिंपल कि आपने छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है आर्बिट्राज का, एक रिटेलर से परचेज किया कम प्राइस पे, दूसरे रिटेलर पे जाकर सेल कर दिया ज़्यादा प्राइस पे। फॉर एग्जांपल एक पेन आप वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हो $7 में और उसको अमेजोन पे लाकर सेल कर रहे हो $15-16 में, तो वो जो प्राइस डिफरेंस है आप पीसेस डिडक्ट करने के बाद जो उसके बाद आपको $2-3 बचते हैं, वो आपका जो है वो प्रॉफिट आ जाता है। This opportunity exists because of price fluctuation between the retailers and Amazon. अब ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन डिफरेंस है ना, ये चीज़ आपको प्रॉफिट देती है और इसी के ऊपर हम आर्बिट्राज का बिजनेस करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में है कि आर्बिट्राज सिर्फ Q4 में करना चाहिए या आर्बिट्राज के लिए सिर्फ 3 मंथ से नहीं, आर्बिट्राज आप एनुअली भी कर सकते हो। बस आपकी सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम कौन सा रिटेलर किस जगह पे जाके डील देता है, किस जगह पे जाके ऑफर देता है। ये आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को वेल कर सकते हो, लेकिन इस बिजनेस में आपको भी सोर्सिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी। आपको पता हो कि अगर आप वॉलमार्ट से परचेज कर रहे हो तो वॉलमार्ट किस मंथ, किस वीक में, किस डेज के ऊपर सेल लगाता है। अगर वॉलग्रीन से कर रहे हो तो वहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, और अमेजोन के ऊपर तो आप 12 मंथ सेल कर सकते हो। ये होलसेल से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन इसमें आपको ईज दिया जाता है, आपको LLC रिक्वायर नहीं है आपके पास। जब आप ये इजी होलसेल है, इसको कहते हैं होलसेल ही है, लेकिन ये थोड़ा इजी होलसेल होता है, इसको हम आर्बिट्राज का नाम देते हैं। लेकिन होलसेल में आप ब्रांड से परचेज करके सेल करते हो, यहाँ पे आप रिटेलर से परचेज करके रिटेलर स्टोर पे ही सेल कर देते हो। Arbitrage is a financial process that occurs when someone sells the same asset in 2 different marketplaces simultaneously, one at a higher price than the other. Arbitrage allows investors to gain profit in the difference between the 2 marketplaces. अब इस पिक्चर में भी एक रिटेलर से परचेज हो रहा है $5 में और दूसरे रिटेलर पर सेल हो रहा है $10 में। वो $5 का जो डिफरेंस फ्लक्चुएशन है वो उसमें आप फीसेस के बाद उसको अपने प्रॉफिट में निकाल दोगे। ये बिल्कुल बेसिक आर्बिट्राज की डेफिनेशन है कि ऑनलाइन आर्बिट्राज चीज़ क्या है। अब हाउ डज इट वर्क? आर्बिट्राज के स्टेप्स हैं सिमिलर टू होलसेल के हमने जितना सेशंस किए हैं, इसमें भी आपको सबसे पहले फाइंड प्रोडक्ट ऑन Amazon.com। आपने Amazon पे अपनी प्रोडक्ट सर्च करनी है कि आप किस इंटरेस्ट होता है आपका कि आप किस इंटरेस्ट की प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं। कुछ आपको अपनी कैटेगरीज देखनी पड़ती हैं, कौन सी कैटेगरीज अवॉइड करनी है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने प्रोडक्ट सर्च कर ली, अब उसके बाद आपने उसका प्रोडक्ट का क्राइटेरिया देखना है। आपको पता है आपका क्राइटेरिया क्या है, आपने देखना है क्या ये प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को फॉलो करती है या नहीं करती। अब ये ना हो कि हम कोई प्रोडक्ट देख लें और उसका BSR ही मोर देन 1 लाख हो, तो वो आपके आर्बिट्राज को भी तंग करेगी, आपके प्रोडक्ट जल्दी सेल ही नहीं होगी। उसमें आपने अगर ये देखते हैं ना कि आपको $5 का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ये भी देखो कि वो कितनी देर में सेल हुई है।
वही उसे कंपैटिबल अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट देख लो जिसमें $2 का प्रॉफिट हो लेकिन वो 1 मंथ के अंदर ही आपकी सारी इन्वेंटरी सेल हो जाए तो आपको वो प्रोडक्ट प्रेफर करनी चाहिए। फाइंड दैट प्रोडक्ट ऑन एनी रिटेल स्टोर। अब आपने Amazon पे प्रोडक्ट सर्च कर ली, अब आपने उसको किसी रिटेल स्टोर पर भी सर्च करना है कि वो रिटेल स्टोर के ऊपर अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। अब आपने रिटेलर स्टोर पे भी सर्च कर ली, अब आपने उसमें देखना है बाय प्रोडक्ट इन चीप रेट्स और डील्स। अब ये ना हो कि Amazon पे प्रोडक्ट $15 की सेल हो रही है, रिटेल से आप सोर्सिंग कर लो $20 की, तो वो तो ना आपको प्रॉफिट तो आएगा नहीं, लॉस बहुत ज़्यादा आएगा। आपने प्रोडक्ट ऐसी देखनी है जो Amazon पे ज़्यादा रेट पे सेल हो और रिटेलर से जब आप परचेज करो तो फीसेस डिडक्शन के बाद भी आपके पास अच्छा प्रॉफिट आना चाहिए। सेंड प्रोडक्ट्स टू प्रेप सेंटर। रिटेलर से परचेज कर लिया, डायरेक्ट जिस तरह होलसेल में है कि आपने ब्रांड से परचेज किया, अपने प्रेप सेंटर में भेजा, प्रेप सेंटर से आगे आपने Amazon के वेयर हाउस भेज दिया। रिटेलर से हम लोग प्रेप सेंटर में ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? उसकी रीज़न ये है कि रिटेलर आपको अगर आप वॉलमार्ट से परचेज करते हो तो उसकी जो पैकेजिंग होगी वो वॉलमार्ट की होगी, वो Amazon एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपको री पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो आप अपनी रिटेलर की जो चीज़ परचेज करते हो उसको प्रेप सेंटर में सेंड करते हो, फिर वहाँ से आपने देन सेंड प्रोडक्ट्स टू वेयर हाउस। प्रेप सेंटर से आपकी प्रोडक्ट चली गई अब आपके Amazon के वेयर हाउस में। सेल ऑन Amazon फॉर हायर प्राइस एंड मेक प्रॉफिट। अब आपने प्राइस को किस तरह से मेंटेन करना है वो आपने देखना है कि ऑलरेडी जिनके पास बाय बॉक्स जा रहा है वो किस प्राइस के ऊपर जा रहा है। अगर $12 की आपको सोर्सिंग मिल गई है, $15 आपकी कॉस्ट के साथ ब्रेक इवन आ रहा है, तो Amazon पे क्या वो $16 की सेल हो रही है, 16.5 की हो रही है, $17 की हो रही है, क्योंकि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपका 50 सेंट्स का प्रॉफिट कंसीडर होता है। होलसेल एक लार्ज स्केल बिजनेस है तो उसमें हम 50 सेंट्स $1 को इतना प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन आर्बिट्राज में 50 सेंट्स को भी हम इसको हम अपने पॉइंट में रखते हैं कि 50 सेंट्स भी आ रहे हैं तो ये एक छोटे बिजनेस से आपको आ रहे हैं। तो आर्बिट्राज को जब भी आपने करना है वो इस हिसाब से करना है कि ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस है। उसके बाद व्हाट टूल्स डू वी यूज टू सर्च प्रोडक्ट। अब आर्बिट्राज में भी आपको प्रोडक्ट तो हंट करनी है, प्रोडक्ट को सर्च तो करना है, तो सबसे पहले तो हम यूज करते हैं कीपा। इसको हम प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट के स्टैट्स चेक करने के लिए देखते हैं, बाय बॉक्स रोटेशन के लिए करते हैं। फिर हीलियम और जनरल स्टैट, ये टू चेक सेल्स। अब ये दोनों भी पेड टूल है, कीपा भी पेड टूल है, तो अगर आपको एग्जैक्ट सेल्स नहीं भी पता लग रही तो आपको ये बात तो आपका माइंड कह रहा है ना कि अगर एक प्रोडक्ट का BSR लेस देन 10,000 है तो इट मींस उसकी अच्छी सेल्स है। एग्जैक्ट सेल नहीं पता लग रही लेकिन आपको पता है कि इस प्रोडक्ट की अच्छी सेल्स है, तो जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ, मैं आर्बिट्राज के लिए भी सिर्फ मैंने कीपा यूज किया, इसके अलावा मैंने कोई और टूल नहीं परचेज किया। आप सोर्स मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट सर्च की है, सोर्सिंग भी आपको साथ भेजेगी। टैक्टिकल आर्बिट्राज है, टैक्टिकल आर्बिट्राज ऐसे थोड़ा सा स्कैम भी बेस हुआ है, तो मैं टैक्टिकल आर्बिट्राज है बिल्कुल ही इसको सजेस्ट नहीं करती, लेकिन लोग करते हैं अपना प्रॉफिट्स भी निकालते हैं, दोनों पेड टूल्स हैं। उसके बाद Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपने सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है। उसके साथ स्कैन अनलिमिटेड, इसकी ये पेड एक्सटेंशन है लेकिन इसमें आपको एक चीज़ मिलती है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको पता लग जाता है कि ब्रांड पे कोई IP कंप्लेन तो नहीं है। तो स्कैन अनलिमिटेड का काम सिर्फ इतना है कि वो आपको बता दे कि इस प्रोडक्ट के ऊपर IP कंप्लेन है या नहीं है, क्योंकि आर्बिट्राज में आपको कोई शीट्स वगैरह तो स्कैन करनी नहीं है, जस्ट आपको चेक करना है कि जो ब्रांड है वो ठीक है, उसके साथ हम जा सकते हैं। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सोर्स मॉड्यूल, स्कैन अनलिमिटेड और कीपा, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन पर्सनली मैं सिर्फ कीपा और स्कैन अनलिमिटेड यूज़ करती हूँ। और रेवेन्यू कैलकुलेट वो सिर्फ तब जब मुझे अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना पड़ता है। अब सोर्स मॉड्यूल, टैक्टिकल आर्बिट्राज दोनों पेड टूल्स हैं और ऊपर कीपा, हीलियम है, जनरल स्टॉक, ये सारे पेड टूल्स हैं। अब आपकी प्रेफरेंस है कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। मोस्टली सोर्स मॉड्यूल के साथ जाते हैं, अब उसके साथ जाते हैं 300 पर मंथ, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं क्योंकि मैंने कभी परचेज किया ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी सोर्सिंग के ऊपर इतना है कि मुझे पता है कि अगर मैं रिवर्स सोर्सिंग से भी निकाल लूँगी, मैं उसको कीपा से भी प्रोडक्ट को हंट कर लूँगी। तो ये टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। अब इसमें प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया भी बताऊंगी और जिस क्राइटेरिया के ऊपर मैं वर्किंग कर रही हूँ मैं आपको वो भी बताऊंगी। रेटिंग मस्ट बी 3.5 और 4+।
3.5 से नीचे वाली प्रोडक्ट को तो हमने पकड़ना ही नहीं है, क्योंकि उसमें आपको रिव्यूज भी आपके अच्छे नहीं आएंगे, उसमें आपकी रेटिंग भी नहीं पड़ेगी, फीडबैक्स बुरे आ सकते हैं, उसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है। और अगर 3.5 से कम कोई प्रोडक्ट जा रही है, प्रोडक्ट में माइट भी कोई इशू हो, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के अंदर होगा कि उसकी रेटिंग 3.5 से नीचे भी है। अब हम पाकिस्तानी तो है नहीं कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आई तो हम डाल देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं निकली। तो जिस मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं वहाँ पे आपको जो रिव्यूज आएंगे वो अच्छे रिव्यूज होंगे, आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट किस हिसाब के रिव्यूज होंगे। प्राइस मस्ट बी अबव $15। आर्बिट्राज के लिए भी हम प्राइस को अबव $15 ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे पहले आपको अपनी अमेजोन की फीसेस, FBA चार्जेस, ये सारा कुछ देना पड़ता है। BSR लेस देन 50,000, जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है BSR का लेस देन 50,000, लेकिन मैंने आर्बिट्राज जिसमें किया है मैंने BSR लेस देन 15,000 पे किया है। मैंने 15,000 से ऊपर वाली प्रोडक्ट को जाके नहीं छोड़ दिया, मैंने आर्बिट्राज किया लेस देन 15,000 के ऊपर। लेकिन आप 50,000 के अंदर भी अगर कोई प्रोडक्ट मिलती है और आपको पता है कि उस प्रोडक्ट का कोई नेगेटिव रिव्यूज भी नहीं है, फीडबैक्स अच्छे हैं, सेल्स अच्छी है, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन 15,000 से लेस देन, ये मेरा एक्सपीरियंस था। सेलर मस्ट बी 8 to 60। इसमें हम बिल्कुल बेसिक 4 सेलर्स पे नहीं जाते, क्योंकि इसकी सोर्सिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, आपको सोर्सिंग ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि हमने इसको रिटेलर से ही सोर्स करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम अपने 8 सेलर्स रखते हैं, मैक्सिमम हम 60 रखते हैं। कुछ लोग 60 से ज़्यादा भी जाते हैं, लेकिन 60 से जितना ज़्यादा जाते जाओगे आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, सेल कम होती जाएगी। अब 8 सेलर्स का मतलब ये है कि 9th आप हो तो आपने उस सेल को डिवाइड कर लेना है कि अभी अगर 8 लोगों में 10-10 पीसेस की सेल आ रही है, तो अगर 9th मैं ऐड हो जाऊंगा तो हर किसी को 9 पीसेस की सेल चली जाएगी। इस चीज़ को अपने माइंड में रख के आपने अपने सेलर्स को काउंट करना है हमेशा, फॉर होलसेल, फॉर ऑनलाइन आर्टिकल्स। रिव्यूज मस्ट बी 100+। रिव्यूज में ये होगा कि आपको पता लग जाता है कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल न्यू नहीं है, प्रोडक्ट वहाँ पे ऑलरेडी रनिंग में है, तो आप 100+ रिव्यूज में हम इसलिए भी करते हैं। और 100+ रिव्यूज का मतलब है कि उस प्रोडक्ट की मोर देन 300 सेल्स हो गई नहीं है, क्योंकि हर इंसान जाके रिव्यू नहीं डालता। इवन हम लोग भी परचेजिंग करते हैं, बहुत रेयर चांस होता है कि हम जाके उसका रिव्यू देते हैं, लेकिन लोग रिव्यूज इतने नहीं देते। तो 100+ का मतलब है कि उस प्रोडक्ट की अच्छी सेल है और अच्छा फीडबैक भी है। सेलर स्टॉक मस्ट बी कंपैटिबल। ये ना हो कि आप आर्बिट्राज में जिस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं उसके ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं, किसी के पास 1000 पीसेस हैं, किसी के पास 2000 पीसेस हैं, किसी के पास 500 पीसेस हैं। आपने उस प्रोडक्ट में जाना है जिसके सेलर्स की स्टॉक को आप कंप्लीट कर सको। फॉर एग्जांपल मैं बैठी हुई हूँ, मेरे पास 20 पीसेस हैं, आप में से उस प्रोडक्ट के ऊपर आना चाह रहे हैं, आप लोग 21 पीसेस के साथ आ सकते हो, मेरे स्टॉक को आप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब $1000 पे बात जाएगी 1000 पीसेस पे, तो आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर सकोगे। Amazon और ब्रांड शुड नॉट बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में बेशक आप आर्बिट्राज के लिए करो, होलसेल के लिए करो, ना Amazon होना चाहिए ना ब्रांड खुद होना चाहिए। प्रोडक्ट ओवरवेट ओवर साइज नहीं होनी चाहिए, आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे, प्रेप कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और बाय बॉक्स मस्ट रोटेट इन गुड मैनर। ये ना हो कि 30 सेलर्स बैठे हुए हैं, बाय बॉक्स रोटेशन 5 लोगों के अंदर है, बाकियों में रोटेट ही नहीं होता। आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें 70% सेलर्स के अंदर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो। अब समटाइम ऐसे होता है कि आपको जो कीपा ग्राफ है वो शो करता है इस प्रोडक्ट के अंदर 25 सेलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन जो ग्राफ होता है वो 6-7 के अंदर रोटेट होता है, बाकी को वो लेस देन 1% भी शो नहीं करता। तो उसको आप Amazon पे जाके देख सकते हो कि वहाँ पे आपको चीज़ नजर आ जाएगी कि वहाँ पे जो सेलर्स ने प्राइस रखी होगी ना, उसमें डिफरेंस $10-15 के होते हैं। अब समटाइम ऐसा होता है कि जो बाय बॉक्स रोटेशन होती है वो 25 से 30 के अंदर सब पे रोटेट हो रहा होता है, लेकिन बाकी सेलर्स की प्राइस किसी ने 35 लिखी हुई है, 38, उनके पास बाय बॉक्स जाता ही नहीं है, क्योंकि उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। जो मेन उसकी सेलिंग होती है वो तो 35-26 में हो रही है, तो 45 के ऊपर जल्दी कोई भी नहीं जाता। अब उसके बाद क्राइटेरिया के बाद आपने सबसे पहले करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑन Amazon, चेक स्टैट्स ऑफ द प्रोडक्ट। अब मैंने ये प्रोडक्ट देख ली, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है $30.78 की। अब मैंने इसके स्टैट्स भी देख ली है, स्टैट्स भी बिल्कुल ठीक है, BSR भी इस प्रोडक्ट का अच्छा है, सेलर्स भी अच्छे बैठे हुए हैं, तो मुझे ये प्रोडक्ट समझ आ गई कि हाँ भाई अगर मैं इसको आर्बिट्राज में करती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे इसकी सोर्सिंग ढूंढनी है। अब सोर्सिंग मैंने इसकी कहाँ से करनी है, किसी रिटेलर शॉप से, किसी रिटेलर स्टोर से,
वॉलमार्ट, वॉलग्रीन, ईबे, कोई भी रिटेलर स्टोर हो सकता है जो कि अच्छी डील्स देता है। अब मैंने इसको जब जाके इसकी सोर्सिंग की तो मुझे जाके इसकी सोर्सिंग मिल गई वॉलमार्ट पे। अब वहाँ सेल हो रही है $37.8 की और मेरी परचेज कॉस्ट है $17। डिफरेंस आ गया, $20 का डिफरेंस आ गया। इसमें से अब हम प्रेप कॉस्ट भी निकाल देंगे, हम अमेजोन के चार्जेस भी निकाल देंगे, उसके बाद भी ये प्रोडक्ट हमें प्रॉफिट ही देगी। अब इस प्रोडक्ट को हमें मिल गई वॉलमार्ट से, यहाँ से इसके पास हमें कलर्स भी हैं और वही कलर्स जो यहाँ पे सेल हो रहे हैं वो आपको अमेजोन के ऊपर भी मिल रहे हैं। अब यहाँ पे ब्लैक, ब्लू, रेड ये सब कलर्स हैं और यहाँ पे भी इस टाइम इन स्टॉक ब्लैक भी है, व्हाइट भी है। ये दो कलर्स आपको यहाँ भी मिल रहे हैं। जब आपने प्राइस डिफरेंस देखना है तो 30.78 वहाँ पे $17। तो ये तो आपका माइंड भी क्लिक कर जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट ही देगी ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए। आपने वॉलमार्ट से परचेज किया, प्रेप सेंटर में अपनी प्रोडक्ट को भेजा, वहाँ जाके उसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ किया, वहाँ से वेयर हाउस में भेजा। अब आपको पता है आपकी प्रोडक्ट $30 में तो यहाँ सेल होगी। अब बाय बॉक्स विन करने के लिए हमारी कॉस्ट तो 17 है, हम 30.78 की जगह 30.0 कॉस्ट दे देंगे। हम ये रेट देंगे, हमें बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। न्यू अकाउंट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बाय बॉक्स को विन करना, लेकिन आप बाय बॉक्स विन कर सकते हो। उसमें आप अपनी प्राइस कंपैटिबल रखो, अपना स्टॉक कंपैटिबल रखो। अब ये जो प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पे देखी, जब मैंने इसको हंट किया ना तो इसमें 8 सेलर्स बैठे हुए थे और सबके पास जो स्टॉक था वो लेस देन 20 था। अब लेस देन 20 को मैं जाके कम्पीट कर सकती हूँ। अभी लोगों को मे बी इसका आइडिया नहीं है कि इस प्रोडक्ट के अंदर डील्स आने लग गई है। तो जैसे जैसे आर्बिट्राज हर कोई करता है, जिस तरह लोगों को सोर्सिंग का पता लगता है, उनको पता लगता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी मिल रही है, वहाँ से जाके उसकी परचेजिंग करके सेलर्स बढ़ते जाते हैं। अब ये 2 दिन पहले की सोर्सिंग है, अब मे बी आज इस प्रोडक्ट के ऊपर 8 की जगह 9 सेलर्स बैठे हों। मुझे आइडिया नहीं है, मैं उसको रोज चेक नहीं कर रही, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट के साथ गई नहीं हूँ, वही अलग बात है। अब उसके बाद आपने प्रोडक्ट अपनी चूज कर ली, उसके बाद एक और स्टेप आता है। अब रिटेलर की रिसिप्ट इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आप अमेजोन पर जाके कोई प्रोडक्ट आपकी गेटेड है, उसको आप जाके वॉलमार्ट की रिसिप्ट दे दोगे ना, आपकी प्रोडक्ट हंड्रेड नहीं करेगा, वो आपको अलाउ नहीं करेगा उसके ऊपर सेल करना। तो यहाँ पे ये मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, इसको जब मैंने उसकी कंडीशन लगाई न्यू, तो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई टू सेल। अब जब मैं अप्लाई टू सेल करूंगी तो वो मुझसे डिमांड कर सकता है, मे बी वो मुझे कहते हैं मुझे ब्रांड की इनवॉइस सेंड करो। अब मैंने तो ब्रांड से वो परचेज ही नहीं की, मैंने तो वॉलमार्ट से परचेज की है, तो मैं उसको किसकी इनवॉइस दूंगी यहाँ पे करने के लिए। तो सेलर सेंटर में जाके आपने लिस्टिंग में जरूर चेक करना है कि वो प्रोडक्ट आपकी अप्लाई टू सेल है या रेडी टू सेल है। Amazon do not accept invoices or receipt of retailers and this product needs approval to be sold. ये प्रोडक्ट विदाउट अप्रूवल आप सेल नहीं कर सकते। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कर भी लेते हैं, लाइक मैंने जो किया था, मैंने किया था कि मुझे ओले की प्रोडक्ट पसंद आ गई थी और उसके अंदर मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी निकल रहा था। तो मैंने जब उसको आके चेक किया, वहाँ पे अप्लाई टू सेल की ऑप्शन थी। मैंने ओले से जाके डायरेक्ट कस्टमर करके परचेजिंग की, 10 पीसेस मैंने लिए, जाके मैंने अपनी कैटेगरी अनगेट करवाई, अमेजोन पे इनवॉइस पे दी, इनवॉइस में 6 मंथ्स मैंने उसके बाद वॉलमार्ट से और परचेजिंग करके जाके दोबारा अपनी इन्वेंटरी लाइफ कर ली। जो आप परचेज करते हो, अब अगर आप अलफाता पे जाओ, मैंने इसलिए बताया कि मैंने पहले ब्रांड से परचेज किया, 10 पीसेस मैंने लॉस में परचेज किए, लेकिन मुझे पता था मुझे हर प्रोडक्ट $3 का प्रॉफिट दे रही है, उसको मैं $2 ज्यूम कर दूंगी, $1 मैं इसके अंदर डिवाइड कर दूंगी कि चलो मेरी कैटेगरी भी हमें अलाउ कर रही है सेल करना। लेकिन मोस्टली क्यू कोड में आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो कि रेडी टू सेल होती हैं। अब इसने ये प्रोडक्ट थी, मैं ऐसे रैंडम वन टाइम इनवॉइस मांगेगा, तब आपने वो 6 मंथ्स के अंदर वो आपकी इनवॉइस सेट होती है। बहुत रेयर होता है कि वो दोबारा इनवॉइस मांगता है, लेकिन हम लोग एक सेम साइट के लिए एवरी 3 मंथ्स ब्रांड से थोड़ा सा ऑर्डर कर लेते हैं कि हमारी इनवॉइस उस टाइम के लिए एक्टिव रहे। अब ये प्रोडक्ट मैंने रैंडम सर्च की थी अमेजोन के ऊपर जाके, जैसे मैंने जाके सेलर सेंटर पे पेस्ट किया, तो ये यहाँ पे मैंने जब इसकी कंडीशन लगाई थी तो यहाँ पे आकर सेल दिस प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली मैं सेल कर सकती हूँ, इस प्रोडक्ट के ऊपर मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए अमेजोन की कि मैं इसको सेल करूँ, मैं इसको लिस्टिंग में अपना ऐड कर सकती हूँ। तो प्रोडक्ट मैंने ऐड की, दिस प्रोडक्ट डज नॉट नीड एनी रिसिप्ट और इनवॉइस फॉर
डायरेक्टली विदाउट एनी हसल, ना इनवॉइस चाहिए, ना आपको कोई रिसिप्ट चाहिए, कुछ भी नहीं। आपने जाकर उसको अपनी मीटू करना लिस्टिंग को आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऐड होगी। बिल्कुल बेसिक आर्बिट्राज था जिसके अंदर आपने हमें सारे स्टेप्स को कवर किया कि किस तरह आपने प्रोडक्ट पहले ढूंढनी है, उसको किस तरह सोर्स करना है, प्राइस डिफरेंस कैसे देखना है। अब रेवेन्यू कैलकुलेटर में उसकी स्लाइड ऐड करना मेरे माइंड में नहीं रहा, उसमें मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रही है वो 3% 4% प्रॉफिट पे भी आ रही है, तो क्या हमें उस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। अब आप उसमें ये देखें कि 3% 4% वो आपके 0.something सेंट्स बनने हैं, 0.10 0.11 सेंट्स। उस प्रोडक्ट में हम नहीं जाते, हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं जो रेवेन्यू कैलकुलेटर हमें बताता है कि आपका मार्जिन मोर देन 10% निकल रहा है। अब मोर देन 10% वो $2 भी निकल सकता है, मोर देन 10% वो $10 भी निकल सकता है। वो आपकी सोर्सिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो कहाँ पे जाके कितने में सेल हो रहा है। ये था बिल्कुल ऑनलाइन आर्बिट्राज का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग एक यहाँ पे ऑब्वियसली हम 1 मंथ के अंदर आर्बिट्राज होलसेल ये चीज़ें अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो एक हमारे माइंड में था कि यहाँ पे भी मुझे सबने कहा कि हमें एक सेशन चाहिए लोकल ई कॉमर्स पे। तो लोकल ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने होलसेल करने से पहले लोकल ई कॉमर्स में गई थी, उसके बाद मेरे माइंड ने कहा था कि मैं होलसेल भी कर सकती हूँ, उससे पहले मुझे होलसेल का आइडिया नहीं था। तो लोकल ई कॉमर्स में सबसे पहले है कि लोकल ई कॉमर्स चीज़ क्या है। अब ऐसा बिजनेस जो आपने पाकिस्तान से ही परचेज करना है, पाकिस्तान के अंदर ही सेल कर देना है, उसके लिए आप डिफरेंट पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हो। जिस तरह यूएस आपको ऑप्शंस देता है अमेजोन की, ईबे की, फेसबुक की, डिफरेंट ऑप्शंस देता है, उस तरह पाकिस्तान में भी हमारे पास बहुत से अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। It is a practice of selling goods online to a local market, with consumer increasingly relying on the internet for their needs, while simultaneously looking to support local business. Selling locally online as small business is a must. होलसेल की सर्विसेज दे दो, आर्बिट्राज की सर्विसेज दे दो, पीएल की सर्विसेज दे दो, आपकी एक जॉब है, दैट इज नॉट योर बिजनेस अनलेस कि आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके पीएल करो, आप अपना होलसेल करो, वो आपका एक वो है एक मेन चीज, लेकिन आपको उसके लिए एक साइड बिजनेस जरूरी है। लोकल ई कॉमर्स आपका बिजनेस है, ये कोई जॉब नहीं है। अगर इन केस आपकी इन्वेंट्री किसी मंथ नहीं भी सेल होती तो आपको पता है आपकी इन्वेंट्री आपके पास ही पड़ी हुई है, उसके ऊपर ना कोई टैक्सेस लग रहे हैं, ना आपको कोई कह रहा है कि इसको जाके सेल करो, आप जितनी मर्जी प्राइस के ऊपर सेल कर सकते हो। पॉपुलर ई कॉमर्स साइट्स आर जो पाकिस्तान में आपको मिल जाती है, दैट इज दराज, OLX, ज़मीन, शॉपाई, चीपे, होम शॉपिंग, इसके अलावा भी बहुत सी हैं। अब इनमें आपने देखना है कि दराज के ऊपर क्या कैटेगरी सेल हो रही है, आपकी ज़मीन के ऊपर क्या कैटेगरी सेल हो रही है। अब ज़मीन.com आपकी जो है वो वेबसाइट पे आप सिर्फ अपनी प्लॉट्स, घर, ये चीज़ें सेल होती हैं। अब कोई ये ना कह दे कि कपड़े लेके जाए और जाके ज़मीन.com पे लगा दे कि मैंने इसको सेल करना है, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आप दराज के ऊपर सेल कर सकते हो, आप होम शॉपिंग पे सेल कर सकते हो, शॉपाई पे सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई कॉस्मेटिक में जाना चाहता है तो उसके ऊपर मैं भी सेल कर रही हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है बेगल्टी, ये वेबसाइट है, इसका ऑफिस है कराची में। ये आपको इजीली अकाउंट ओपन करके देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपसे कॉस्ट चार्ज नहीं करता, लेकिन ये इन्वेंट्री आपके अपने पास रखेगा और प्रेप कॉस्ट लेगा, ये सिर्फ आपसे प्रेप कॉस्ट लेता है। दराज भी अकाउंट ओपनिंग फीस लेता है, OLX भी अकाउंट ओपनिंग फीस लेता है, लेकिन जो आपका है बेगल्टी, अगर कोई कॉस्मेटिक्स में या अपीयरेंस में जाना चाहता है तो उसको ऑप्ट कर सकता है। उनमें आपको कमीशन डिसाइड करनी पड़ती है। अमेजोन पर तो फिक्स है कि अमेजोन ने इतना लेना है, यहाँ पर पाकिस्तान में हम बार्गेन कर सकते हैं। मैं दराज के साथ जब काम कर रही थी तो दराज तब चार्ज करता था 30%, मैंने दराज को 22% के ऊपर एग्री किया था। वो मेरी बार्गेनिंग थी, वो मेरी स्किल्स थी कि मैंने उसके साथ किस तरह से कम्युनिकेट किया था। तो आप लोग कोई भी ऐसी अपनी प्रोडक्ट हंट करो, कोई भी ऐसी प्लेटफॉर्म देखो जिसके ऊपर आप सेल करना चाह रहे हो। तो दराज इन्वेंट्री तो चार्ज नहीं करता, दराज में भी जिस तरह अमेजोन पे FB FBM है, दराज भी FBB FBA आपको दोनों चीजें देता है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपनी इन्वेंट्री जाके दराज के वेयरहाउस में रख दो या अपनी इन्वेंट्री अपने पास रखो। दराज में एक चीज हासिल है, वो अगर आप FBD करते हो, FBM करते हो,
उसमें ये है कि आपके पास इन्वेंट्री होगी, आपने पैकेजिंग करनी है, उसके ऊपर इवन जो प्रिंटिंग होती है जिसके ऊपर डिलीवरी डिटेल्स लिखी होती है वो भी आपने खुद करनी होती है। लेकिन जहाँ से आप मार खाते हैं, जो मैंने भी किया था, जिस चीज़ ने मुझे तंग किया था, जब मुझे ऑर्डर आता था मुझे उसको पैक करके दराज को भिजवाना पड़ता था। मुझे दराज के पास लेके जाना पड़ता था कि यार अब इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस तो आपने ऑलरेडी उसको बता दिए थे, लेकिन ये डिलीवर आपने करना है। तो ऑर्डर मुझे जब भी है मैंने उसको नेक्स्ट स्टेप पैक करके दराज के पास लेके जाना है कि इसको जाके यार यहाँ पर डिलीवर कर दो। दराज आपसे पिक करने नहीं आता, लेकिन इसलिए अब दराज ने FBD भी निकाल दिया, दैट इज फुलफिलमेंट बाय दराज। उन्होंने भी अमेज़न को थोड़ा कॉपी किया है। तो उसमें ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री उसके पास रख दो, वो आपसे कुछ चार्जेस लेगा और आपको वो ऑप्शन दे देगा कि ठीक है भाई आपका ऑर्डर है, हम उसको खुद ही प्रोसेस कर देंगे। लेकिन दराज का एक जो मेजर फ्लॉबैक मुझे उस टाइम फील हुआ था वो था मेरी पेमेंट आफ्टर 40 डेज रिलीज होती थी। अब उस 40 डेज में अगर कोई मुझे रिटर्न आ जाती थी